नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री के कुछ पहले चैप्टर के बारे में कुछ विशेष विधियां पढ़ी थी सांद्रता को व्यक्त करने की। ठीक है, उस विधियों में अपन ने नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, पीपीएम और मोलरता में अंतर देखा था और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम विलयन के कुछ और गुणों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वाष्प दाब के बारे में और वाष्प दाब में अवनमन के बारे में। तो देखिए बच्चों, वाष्प दाब क्या होता है तो बहुत आसान है। वाष्प दाब, नाम ही लिखा है वाष्प दाब, तो वाष्प दाब में किसी वाष्प के द्वारा लगने वाला दाब होगा। अब वाष्प किसकी, तो किसी द्रव की वाष्प बनेगी। जैसे आपके घरों में आप देखते हैं कोई भी द्रव उबालते हैं, सपोज पानी आपने किसी बर्तन में उबाला है, तो वो जो पानी की भाप बनेगी, वाष्प बनेगी, वही वाष्प के कण उसकी सतह पर दाब लगा देंगे और उसी दाब को क्या बोला जाएगा, उस द्रव का वाष्प दाब। जिस द्रव की वाष्प बनेगी उसी द्रव के वाष्प के कण उसी की सतह पर एक दाब आरोपित करना चालू कर देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब। ठीक है, तो इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यदि मैं इसको एक अच्छे डायग्राम से दर्शाऊं तो आप बोलेंगे कि मैंने एक बर्तन में पानी लिया है या कोई भी द्रव लिया है और इस द्रव को जब मैंने गर्म किया तो गर्म करने पर क्या होगा, इसकी वाष्प बनेगी। ये वाष्प में भी उसी के कण होंगे, पानी है तो पानी की वाष्प में भी किसके कण आएंगे, पानी के। द्रव के अंदर भी जो कण थे वो पानी के ही थे, द्रव के बाहर जो कण आएंगे वाष्प में वो भी किसके आएंगे, पानी के ही आएंगे। अब नीचे वाला भाग ये जो बना है ये तो द्रव में द्रव के कण है और ऊपर ये जो है ये क्या है, इसी द्रव की क्या है, वाष्प है। तो यदि हम देखें तो वाष्प में उसी द्रव के कण रहेंगे, वो कण इस द्रव की सतह पर इकट्ठा हो जाएंगे। जब ये द्रव की सतह पर इकट्ठा होंगे तो इसी द्रव के वाष्प के कण इसकी सतह पर अंदर की तरफ एक दाब आरोपित करेंगे। ये जो अंदर की तरफ दाब आरोपित किया गया है इसी को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब बोला जाता है। बच्चों, तो डायग्राम से आपको ये समझ में आएगा कि वाष्प दाब वास्तविकता में क्या है। आप इसे महसूस कीजिए, इसे सोचिए कि वाष्प दाब आप क्या बोल रहे हैं, कि किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर डाला गया दाब। ठीक है, तो परिभाषा भी वही होगी, वह दाब जो द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला जाता है वाष्प दाब कहलाता है। तो नाम से परिभाषा बन गई। और यदि आप उसको सोचेंगे कि मैंने एक बर्तन में पानी गर्म किया, उस पानी के जो कण हैं वो वाष्प में भी जाएंगे, फिर वाष्प में वो पानी के कण क्या करेंगे, उसकी सतह पर दाब लगा देंगे, तो वो पूरे विलयन का या पूरे द्रव का क्या बन जाएगा, वाष्प दाब। अब क्या होता है कि पूरी सतह पर पानी के ही कण है। यदि मैंने एक बर्तन में सिर्फ पानी ही रखा है तो पूरी सतह पर कण भी किसके हैं, पानी के। वो कण पानी की भाप के ही बनेंगे और वो सारे कण पूरी सतह पर क्या लगा देंगे, दाब लगा देंगे। अब इसमें हम आगे देखें तो देखिए अगला उसने क्या दिया है, जब अवाष्पशील पदार्थ किसी द्रव में घोला जाता है तब द्रव या विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। मतलब क्या बच्चों, इधर समझो क्या हुआ। एक बर्तन में पहले सिर्फ क्या था, पानी ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। पानी के अलावा कुछ था क्या, नहीं था। ये मैं जो कण बना रहा हूँ ये पानी के कण है द्रव के अंदर। ठीक है, मान लो ये मैंने पानी लिया, ये क्या लिया, एक द्रव लिया, ये था एक द्रव, ये पानी था। ठीक है, अब इसकी जो भाप बनेगी, कण भी इसी के रहेंगे, यहाँ सतह पर इसी के कण रहेंगे। अब उसने बोला कि आप इसके अंदर कोई अवाष्पशील क्या मिला दो, पदार्थ मिला दो, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। ठीक है, तो देखिए अवाष्पशील पदार्थ है मतलब क्या, कि जिसकी वाष्प ही नहीं बनेगी। वो नाम ही लिखा है ना, अवाष्पशील पदार्थ, मतलब जिसकी क्या नहीं बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी। जब वो वाष्प बनाएगा ही नहीं तो उसके कण वाष्प में होंगे ही नहीं। यदि उसके कण वाष्प में होंगे नहीं तो वो दाब आरोपित कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वाष्प दाब का मतलब तो होता है वाष्प द्वारा लगाया गया दाब। तो अवाष्पशील की वाष्प ही नहीं बनी, उसके कण ही नहीं आए वाष्प में, तो वो दाब लगाएगा ही नहीं। तो हम बोलेंगे यदि मैंने किसी द्रव के अंदर अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया तो देखो, जब इस द्रव को गर्म करेंगे जिसके अंदर क्या है, अवाष्पशील पदार्थ,
तो पानी की तो भाप बन जाएगी और पानी के कण इस द्रव की सतह पर आ जाएंगे। पानी के कण कहाँ जाएंगे? इस द्रव की सतह पर। लेकिन बीच बीच में किसके कण भी रहेंगे? तो बीच बीच में अवाष्पशील पदार्थ के कण भी रहेंगे। ये थोड़े से हल्के रंग से, पीले कलर से जो मैंने बनाया, ये मान के चलो कि ये किसके कण है? अवाष्पशील पदार्थ के कण है। यदि ये अवाष्पशील पदार्थ के कण है, या मैं इसको अच्छे से डायग्राम में दर्शा देता हूं कि ये जो मैंने कण बना है इस तरह से पूरा गोल कर दिया है इसको, ये पूरे डार्क कलर से, ये अवाष्पशील पदार्थ के कण है। और जो खोखले खोखले कण बनाए ये पानी के कण है। तो अवाष्पशील पदार्थ के कण आ गए। अब देखो, पहले जो आपको एक डायग्राम बना के दिया था, उस डायग्राम में मैंने क्या बोला था कि इसमें केवल क्या है? द्रव है। और द्रव मतलब कौन? पानी के कण है। पानी के कण है तो पूरी सतह पर केवल पानी के ही कण रहेंगे, पानी की वाष्प के कण रहेंगे, बाकी किसी के रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो पूरी सतह पर दाब कौन लगा रहा है? पानी के कण लगा रहे हैं। अर्थात 100% 100% सतह पर क्या लगाया गया है? वाष्प दाब लगाया गया है। 100% सतह वाष्प द्वारा घिरी हुई है, लगाया गया। लेकिन जब अवाष्पशील पदार्थ डाल देंगे तो अब द्रव की सतह पर पानी के कण तो हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर किसके कण भी आ रहे हैं? अवाष्पशील पदार्थ के। अब अवाष्पशील पदार्थ तो दाब लगाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अवाष्पशील है। तो वाष्प दाब उसका तो लगेगा नहीं, वाष्प दाब वाष्पशील का लगता है, ठीक है, जिसकी वाष्प बनती है। तो क्या होगा? पानी के कण तो द्रव की सतह पर वाष्प लगा देंगे, लेकिन पूरी सतह पर वाष्प दाब लगेगा क्या? नहीं, है ना। यदि आप इस डायग्राम को देखें, इस चित्र को देखें, तो इसमें पूरी सतह पर वाष्प दाब लग रहा है, क्योंकि पूरी सतह पर पानी के कण है। यहाँ पर दूसरे वाले चित्र में आप यहाँ देखेंगे तो पूरी सतह पर पानी के कण नहीं है, थोड़ी सी जगह पर पानी के कण है, बाकी जगह पर अवाष्पशील द्रव है। अवाष्पशील द्रव का कोई दाब नहीं लगेगा। दाब किसका लगेगा? जो पानी की वाष्प है उसका। तो पूरी सतह पर वाष्प दाब नहीं लगा। यदि पूरी सतह पर वाष्प दाब नहीं लगा तो पहले की तुलना में अब वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। और इसी कमी को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। तो देखिए बच्चों, परिभाषा क्या लिखी है? जब अवाष्पशील पदार्थ किसी द्रव में घोला जाता है तब द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अवाष्पशील पदार्थ आ गया तो वाष्प दाब पूरी सतह पर नहीं लगा, थोड़ी सी जगह पर लगा, तो वाष्प दाब पूरे द्रव का क्या हो गया? कम हो गया। और इसी कमी को क्या बोला जाता है? वाष्प दाब में अवनमन। तो बस बच्चों आपको याद करना है, वाष्प दाब में अवनमन मतलब क्या? कमी। अवाष्पशील पदार्थ डालने से वाष्प दाब कम हो गया, इसे ही क्या कहा जाता है? वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। और इसी के आधार पे यदि अब हम आगे बढ़े तो देखिए, इस अवाष्पशील द्रव के लिए अब आपको एक नियम आता है, और वो नियम क्या होता है? और वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है अवाष्पशील विलेय के लिए, राउल्ट का नियम। ये देखिए राउल्ट का नियम आ गया है। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है और इसका क्या सूत्र होता है, आप वो देखिए। राउल्ट के नियम अनुसार किसी दिए गए, ठीक है, उसमें क्लियर लिखा है किसी दिए गए तापमान पर, देखिए लिखा है राउल्ट के नियम अनुसार किसी दिए गए ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त तनु विलयन। काम के शब्द देखो, अवाष्पशील पदार्थ विलेय, आपको बताया था विलेय मतलब जिसे घोला गया है। अवाष्पशील विलेय युक्त तनु विलयन। विलयन भी कैसा है? तनु, बहुत ज्यादा पानी डाला है, बहुत ज्यादा विलायक डाला है। तनु का मतलब जिसमें पानी ज्यादा है या विलायक ज्यादा है, ठीक है। ऐसे विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब राउल्ट के नियम में शब्द क्या है? आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है। लास्ट क्लास में आपको पिछले लेक्चर में अणुसंख्यक गुणधर्म तक पढ़ाया था। 4 अणुसंख्यक गुणधर्म थे, उसमें से पहला कौन सा था? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राउल्ट का नियम बोलता है कि किसी दिए गए तापक्रम पर अवाष्पशील विलेय युक्त तनु विलयनों में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके मोल प्रभाज के? देखो क्लियर लिखा है, विलेय के मोल प्रभाज। अब आपको मोल प्रभाज भी पढ़ाया था, आखिरी लेक्चर को देखना, आपको मोल प्रभाज बताया था किसी एक घटक के मोल बटे में कुल मोल, ठीक है। मतलब जिसके मोल प्रभाज बोला है उसी के ऊपर मोल लिखते हैं, बटे में कुल मोल आ जाते हैं। यहाँ किसका मोल प्रभाज बोला है? देखो विलेय। तो बोल रहा है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे ही राउल्ट का नियम कहा गया। इसे ही क्या कहा गया? राउल्ट का नियम कहा गया। तो देखिए अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को कैसे दर्शाते हैं, तो आगे पॉइंट लिखा है। राउल्ट का नियम क्या है? अच्छे से याद करना है।
है ना। आपको राउल का नियम 2 मार्क्स में आ जाता है। राउल का नियम क्या होता है, अवाष्पशील विलय के लिए राउल का नियम क्या होता है, इसका सूत्र लिखिए। तो देखिए सूत्र भी आगे आएगा और कैसे लिखते हैं सूत्र वो समझना। तो पहले तो नियम याद करना चाहिए। अवाष्पशील विलय युक्त तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे दर्शाते हैं, देखो पहले मैंने आपको अभी डायग्राम से बताया कि पहले शुद्ध द्रव था, शुद्ध द्रव की पूरी सतह पर वाष्प दाब लग रहा था, फिर उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला है तो वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो आप देखो उसने सूत्र क्या बनाया है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को वाष्प दाब में कमी और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या बोला उसने कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है क्या, तो बोल रहा है कि वाष्प दाब में जो कमी होती है, अवाष्पशील विलय मिलाया था कमी आ गई थी, और पहले कैसा पदार्थ था, शुद्ध, तो बोले शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए इसी के आधार पे अगले स्लाइड में आपको सूत्र मिलेगा, सूत्र कैसे दर्शाते हैं अब वो समझिए। ठीक है, सूत्र को दर्शाने का तरीका कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को हम इस प्रकार दर्शाएंगे, ये रहा सूत्र। राउल के नियम अनुसार ये देखिए क्या लिखा है सूत्र में, आप सूत्र समझे अब कैसे दर्शाना है। P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर XB। अभी अपन ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, यदि पीछे आए तो देखो क्या पढ़ा था अपन ने, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये लिखा हुआ है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बच्चों मैंने बोला था कि यदि मैं इस विलयन में A से दर्शाऊंगा तो विलायक के लिए होता है, B विलय के लिए होता है। तो देखिए अब सूत्र क्या हुआ, सूत्र हुआ वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बराबर। अब समझो क्या है, यदि मैंने P के ऊपर ऐसा 0 लगाया तो इसका मतलब शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ये क्लियर होना चाहिए। P0 लिखा है तो ये क्या है, 0 क्यों लगाया है, क्योंकि बोल रहा है 0 को शुद्ध पढ़े, क्या पढ़े, शुद्ध। तो बोले शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, आप इसे क्या पढ़ेंगे, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो जाएगा। और केवल P लिखा है तो फिर ये केवल वाष्प दाब है। ये किसका वाष्प दाब है, विलयन का। ये किसका वाष्प दाब है, विलयन का, विलयन का वाष्प दाब है। बस अब इतना है। तो देखिए शुद्ध वाष्प दाब ज्यादा होता है, अभी अपन ने देखा कि सिर्फ पानी पानी था तो उसका वाष्प पूरी सतह पे लगा, उसका वाष्प दाब पूरी सतह पे लग रहा था, माइनस P मतलब क्या, विलयन का वाष्प दाब जिसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया है, अवाष्पशील विलय मिला है मतलब वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया, तो माइनस P लिखा है। मतलब इस पूरे को क्या पढ़ेंगे अपन, वाष्प दाब में अवनमन। इसे क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब में अवनमन अर्थात वाष्प दाब में कमी। तो वाष्प दाब में कमी को किससे दर्शाएंगे, P0 माइनस P से दर्शाएंगे वाष्प दाब में कमी को। ठीक है, फिर से देख लो, वाष्प दाब में कमी को किससे दर्शा रहे हैं, P0 माइनस P से। आप इतने भाग को पढ़ेंगे कि ये वाष्प दाब में कमी है, इतने भाग को क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, वाष्प दाब में कमी है। ठीक है, आगे बढ़े, फिर देखिए इसमें और कंटिन्यू करते हैं। यदि हम आगे बढ़े तो बटे में क्या लिखा है, P0, तो ये क्या लिखा है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। P0 क्या लिखा है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो देखो यहाँ पे परिभाषा क्या लिखी थी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो वाष्प दाब में कमी, ये रहा वाष्प दाब में कमी। ठीक है, और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का अनुपात, ये रहा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का अनुपात। तो इसे क्या पढ़ेंगे पूरे को, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इतने पूरे को क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। फिर से देख लो, ठीक, हाँ, ये क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इतना पूरा वाष्प दाब में अवनमन ये भाग है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बटे में लिखा है, पूरे को क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर। XB का मतलब क्या, ये लिखा है नीचे, विलय का मोल प्रभाज। तो परिभाषा के जो राउल का नियम था वो क्या बोलता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। पॉइंट समझ में आया होगा आपको। अब मोल प्रभाज को क्या लिखते हैं, तो देखो अपन ने पढ़ा था मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है,
मोल प्रभाज का मतलब होता है किसी एक घटक के मोल बटे में कुल मोल। तो विलेय के मोल प्रभाज को वो क्या बोल रहा है कि अब विलेय का मोल प्रभाज मतलब क्या, विलेय के मोल बटे में कुल मोल। विलेय के मोल को स्मॉल एन से दर्शाया और जो है विलायक के मोल को किससे दर्शाया, कैपिटल एन से। स्मॉल एन मतलब विलेय के मोल, कैपिटल एन मतलब विलायक के मोल। विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक। तो इस आधार पे देखें तो विलेय के मोल बटे में कुल मोल। तो देखो अगला सूत्र क्या बन गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर में क्या होता है, विलेय के मोल बटे में क्या आ गया, कुल मोल। कुल मोल में विलेय प्लस किसके मोल भी आ गए, विलायक। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये राउल्ट के नियम का सूत्र है। इस सूत्र में कौन सी राशि क्या है, ठीक है, ये आपको क्लियर समझना होगा। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है एक्स बी मतलब विलेय का मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है आपेक्षिक अवनमन। पी मतलब क्या, विलयन का वाष्प दाब, सिर्फ पी क्या है, विलयन का वाष्प दाब। पी जीरो अभी बताया, जीरो का मतलब क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मतलब पी जीरो हो गया, ठीक है। और एन मतलब किसके मोल, स्मॉल में लिखा है एन तो किसके मोल, विलेय। विलेय कम मात्रा में होता है तो स्मॉल से दर्शा देंगे। और कैपिटल एन मतलब क्या, विलयन में मोलों की विलायक के मोल, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कर देते हैं। ये एन विलयन नहीं है, एन मतलब ये हो गया विलायक के मोल, विलायक होगा, थोड़ा सा करेक्शन है वो, ठीक है, विलायक के मोल है। तो अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और राउल्ट के नियम में क्या संबंध है, ठीक है। आगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आएगा आदर्श और अनादर्श विलयन। तो अगले लेक्चर में आपको आदर्श और अनादर्श विलयन की जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।